भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ये संज्ञा का पार्ट 2 है। अगर आपने संज्ञा का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लें। उस वीडियो में मैंने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद उदाहरण सहित बताए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, उस वीडियो में हमने संज्ञा के 2 भेद पढ़े हुए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। हमने जातिवाचक संज्ञा को भी उदाहरण सहित समझ लिया था। अब इसी को जातिवाचक संज्ञा को हम थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए, पेपर में कई बार इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वहां पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होती है, बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आज समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा मैंने बताई थी। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु और समुदाय की पूरी जाति का बोध कराया जाता है। लेकिन अगर पूरी जाति का बोध ना करा करके किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे इनको हम उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण है हमारा, चिड़िया आकाश में उड़ती है। देखिए, यहाँ पर चिड़िया शब्द से एक विशेष पक्षी का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर हम यह बोलते कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर पक्षी शब्द से हमें पक्षियों की पूरी जाति के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, यहाँ पर पक्षी लिखा होता तो पक्षी से क्या है, हमें पूरी जाति के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन यहाँ पर चिड़िया लिखा हुआ है, मतलब एक विशेष पक्षी के बारे में हमको बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है, एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई अधिक है। अब देखिए, यहाँ पर एवरेस्ट पर्वत शब्द से किसी विशेष पर्वत का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम यहाँ पर यह बोलते कि पर्वत की ऊंचाई अधिक है, तो यहाँ पर पर्वत शब्द से सभी प्रकार के पर्वतों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बोल रहा है कि एवरेस्ट पर्वत से, इस शब्द से हमें ये बोध हो रहा है कि यहाँ पर कोई विशेष पर्वत हमको बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। अगर यहाँ पर एवरेस्ट पर्वत ना बोल करके सिर्फ पर्वत बोला जाता तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि हमें सभी पर्वतों के बारे में यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती। एक और उदाहरण हम लोग इसको देखते हैं। थर्ड उदाहरण है हमारा, गंगा नदी का पानी
बहुत स्वच्छ है। अब देखिए यहाँ पर गंगा नदी शब्द एक विशेष नदी के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए इस चीज को भी आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर गंगा नदी बता रहा है, इसलिए एक विशेष नदी के बारे में यहाँ पर ये बता रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर हम यहाँ पर यह बोलते कि नदियों का पानी स्वच्छ है, तो यहाँ पर नदियों शब्द से नदियों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती। यहाँ पर गंगा नदी लिखा हुआ है, ये ना लिख करके हम लिखते कि नदियों का पानी स्वच्छ है, तो नदियों शब्द से पूरी जाति का, नदियों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा है। ये है जातिवाचक संज्ञा और इसको दो भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा और सेकंड है समूहवाचक संज्ञा। ये अभी हम संज्ञा के जो भेद पढ़ रहे हैं उसमें आपका द्रव्यवाचक संज्ञा भी आ जाएगा और समूहवाचक संज्ञा भी आ जाएगा, जिसको आप परिभाषा और उदाहरण सहित समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए संज्ञा का तीसरा भेद है ये भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, आशा, निराशा, सुंदरता, बुढ़ापा, प्रशंसा, मोटापा आदि। भाववाचक संज्ञा को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, भूखे को खाना देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भूख शब्द व्यक्ति की दशा का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है, निराश नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो निराश शब्द है, इससे व्यक्ति का भाव प्रकट कर रहा है। ये निराश शब्द क्या कर रहा है? व्यक्ति का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह थर्ड उदाहरण है हमारा, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्यासे शब्द व्यक्ति की दशा का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है, क्रोध से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्रोध शब्द है वो व्यक्ति का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, बुढ़ापे पर माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर बुढ़ापा शब्द व्यक्ति की अवस्था का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है, मोटापा योगा करने से कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए मोटापा शब्द व्यक्ति की अवस्था का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, ये संज्ञा का चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो
जिन्हें हम नाप तौल कर सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा आदि। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को समझने के लिए हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है, कोयला आग जलाने के काम आता है। अब यहाँ पर कोयला शब्द का तात्पर्य है कि कोयला एक ऐसा ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो हमें तौल करके मिलता है, हम उसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ पर कोयला दिया हुआ है। आप कभी कोयला लेने जाएं तो आपने भी देखा होगा, वहां पर आपको कोयला तौल करके दिया जाता है, उसे गिन करके आपको नहीं दिया जाता है। इसीलिए कोयला क्या है, कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। नेक्स्ट उदाहरण है, सोने के आभूषण अच्छे हैं। अब देखिए सोना हमें तौल करके मिलता है, हम उसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह क्या है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट उदाहरण है, तेल से सब्जी बनाते हैं। यहाँ पर तेल क्या है, तेल एक द्रव्य पदार्थ है जो कि हमें तौल करके मिलता है, हम उसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, लोहे में जंग लगी है। अब देखिए यहाँ लोहा हमें तौल करके मिलता है, हम उसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, ऊन से स्वेटर बनते हैं। अब देखिए ऊन भी हमें तौल करके मिलती है, हम उसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का पांचवा भेद है समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, पुस्तकालय, दल, झुंड, सेना, टीम, कक्षा, परिवार आदि। अब समूहवाचक संज्ञा को पढ़ने के लिए हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, भारतीय सेना पर मुझे गर्व है। भारतीय सेना से तात्पर्य है कि यहाँ पर सेना के समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, हॉकी की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखिए यहाँ पर हॉकी की टीम से तात्पर्य है कि हॉकी की टीम में जितने भी सदस्य हैं, पूरे समूह की बात की जा रही है। हॉकी की टीम में जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य यानी कि पूरे एक समूह की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट उदाहरण है, पुस्तकालय में अनेक पुस्तक होती हैं। अब देखिए यहाँ पर पुस्तकालय शब्द से तात्पर्य है कि यहाँ पर पुस्तकों के समूह के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट उदाहरण है, दल में अनेक सदस्य होते हैं। यहाँ पर दल का अर्थ है
कि अनेक लोगों से मिलकर बना एक समूह। और जहां पर भी समूह की बात हो रही होगी वहां पर समूहवाचक संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पर पूरे समूह की बात की जा रही है कि दल में अनेक सदस्य होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। तो आज हमने संज्ञा को पढ़ा और उसके भेद को उदाहरण सहित समझा है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।